हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि टर्म 2 एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, उनकी परीक्षाएं बहुत जल्द आपकी आएंगी। टर्म 1 के लिए बहुत सारा समय था हमारे पास तैयारी करने के लिए, लेकिन टर्म 2 की जो आपकी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपको समय ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो हमारी हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, आपका सिलेबस वो होगा संस्कृत इलेक्टिव का। इलेक्टिव में हम कौन सी किताब पढ़ते हैं? शाश्वती का प्रथम भाग 11वीं में। कक्षा 11वीं में हम जो संस्कृत की ऐच्छिक जो विषय पढ़ते हैं संस्कृत का, उसमें जो किताब है एनसीईआरटी ने आपको दी हुई है वो है शाश्वती। ठीक है, शाश्वती का हम प्रथम भाग पढ़ेंगे। अच्छा, उसमें से अब हमारा जो आपकी टर्म 2 की जो परीक्षा बनी है, वार्षिक परीक्षा जो आनी है, उसमें क्या क्या सिलेबस है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में हम इसमें आपको मास्टर प्लान भी आज बताएंगे, जिसमें कि अपन कैसे थोड़े से समय में हम सारे टॉपिक को, जो टर्म 2 से जुड़े हुए आपके जितने भी टॉपिक हैं, उनको हम कैसे कम समय में पूरा कर पाएं, उसकी भी एक आपको रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। तो पहले हम कर लेते हैं जो सीबीएसई ने हमें ऐच्छिकम यानी जो इलेक्टिव आपकी संस्कृत है, यानी शाश्वती जो आपकी किताब है, जो एकादशी यानी 11वीं कक्षा में आपकी चल रही है, उसके लिए वार्षिक परीक्षा यही संशोधित पाठ्यक्रम यानी संशोधित पाठ्यक्रम है। पूरा पाठ्यक्रम नहीं है, जितना आना है, जितना थोड़ा थोड़ा उसमें संशोधन कर दिया है, कम कर दिया है, उसका सिलेबस हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी। और ये वाला जो प्रश्न पत्र आपका आएगा वो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें वर्णनात्मक सारे, यानी इसमें आपको चाहे पत्र लेखन हो, चाहे अनुच्छेद हो, संस्कृत भाषा के अनुवाद हो, देखेंगे क्या क्या चीजें आनी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि पहला प्रश्न जो आपका आएगा आपके टर्म 2 का, वो कहाँ से बनेगा? वो आएगा अपठित गद्यांश। सिलेबस में जो चीजें होती हैं वही हमारे प्रश्न के रूप में आती हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न बनेगा वो आएगा अपठित अवबोधन का, जिसमें कि आपको 80 से 100 शब्द परिमित अपठित गद्यांश सरल कथा हुआ, यानी 80 से 100 शब्दों की एक बिना पढ़ा हुआ गद्यांश, पाठ का गद्यांश नहीं आएगा, बिना पढ़ा हुआ, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है उसको आपको वहीं पे तुरंत उसी समय पे आपको पढ़ना है, उसको अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ गद्यांश आएगा। या फिर कोई एक सरल कथा दे दी जाएगी, दे के उस कथा को करना क्या है, उसको पहले पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि उसी से जुड़े हुए आपके आएंगे एक पदेन प्रश्न। एक पदेन प्रश्न आएंगे जिनके आपको एक पद में उत्तर देने पड़ेंगे, और वो भी कैसे आएंगे? प्रश्न द्वयम, दो प्रश्न ऐसे दे दिए जाएंगे उसी गद्यांश में से, जिनके आपको सिर्फ एक एक पद में उत्तर देने हैं। तो ऐसे 2 प्रश्न आ जाएंगे। फिर पूर्ण वाक्यन प्रश्न आ जाएंगे, और वो भी कैसे? प्रश्न द्वयम, ऐसे ही 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा जो प्रश्न बनेगा वो आएगा समुचित शीर्षक लेखनम, यानी उस गद्यांश का या उस कथा का आपको क्या उचित शीर्षक लग रहा है, टाइटल क्या लग रहा है, उसको आप सही नाम क्या दे सकते हो, तो आपको वो नाम लिखना पड़ेगा, शीर्षक बनाना पड़ेगा। हर पाठ का एक नाम होता है ना, ऐसे ही उस गद्यांश के हिसाब से उस गद्यांश का नाम क्या लग रहा है वो हम उसमें लिखेंगे। अच्छा, फिर जो प्रश्न बनेंगे वो कैसे आएंगे? एक तरह के भाषिक कार्य वाले आएंगे, जिनमें क्या आएगा कि विशेषण विशेष्य का प्रयोग पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक आपका कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, उसमें लिखा है एका वृद्धा स्त्री न्यवसत। अब यहाँ लिखा एका वृद्धा स्त्री, तो यहाँ कह देंगे स्त्री जो विशेष्य पद है, इसके विशेषण कौन है? तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि स्त्री की विशेषताएं क्या बता रहे हैं, एका और वृद्धा, यानी 2 चीजें इसके विशेषण पद बन रही हैं। तो हमें इस प्रकार से वाक्य में वो विशेषण लिख देंगे या विशेष्य लिख देंगे, उसमें से एक दूसरी की चीजें पूछी जाएंगी। विशेषण लिखा होगा तब विशेष्य ढूंढ के बताइएगा कि जो वृद्धा शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है, तो आप कहेंगे विशेष्य पद स्त्री है। फिर कहेंगे बताइए स्त्री की विशेषताएं क्या है, तो आप कहेंगे एका और वृद्धा, ये दोनों उसकी विशेषता है, विशेषण पद। इस तरह से आपको ढूंढने के लिए आ जाएंगे। पर्याय चयनम, विलोम पद चयनम,
कोई एक शब्द दे दिया जाएगा और कहेंगे इसका पर्याय इस गद्यांश में कहाँ है, या फिर कहेंगे इस पद का विलोम पद विपर्याय बताइए इस पद में कहाँ दिया हुआ है। पर्याय का मतलब होता है हमारे समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, और विलोम को विपर्याय भी लिखा हुआ हो तो ये मत सोचना कि विलोम और विपर्याय कोई अलग अलग चीजें होती हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, और फिर कौन सा प्रश्न बनेगा, कर्तृ क्रियापद चयनम आ जाएगा, यानी आपको कर्ता दे दिया जाएगा और क्रिया पूछ ली जाएगी। जैसे ही हमने अभी एक वाक्य बताया ना कि पुरा एकस्मिन् ग्रामे एका वृद्धा स्त्री न्यवसत, यानी एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी, तो अब कहेंगे न्यवसत इति क्रियापदायाम, यानी ये कहेंगे कि इस जो क्रियापद है उसका कर्ता कौन है। कर्तृपदम किम, बताइए कर्तृपद कौन है, तो आप कहेंगे स्त्री, क्योंकि रहती कौन थी, स्त्री रहती थी। अब स्त्री दे देंगे, उसकी आपको क्रियापद का चयन करने के लिए पूछा जाएगा कि स्त्री इतस्य पदस्य क्रियापदम किम, तो आप कहेंगे न्यवसत, उसकी क्रिया ये है। तो इस प्रकार से छांटने के लिए आपको ये वाले भी प्रश्न गद्यांश में से ही आएंगे, और वो कैसा होगा, अपठित, यानी बिना पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद आपके जो अभी ये जो चीजें हैं कैसी चल रही हैं, अपठित पद चल रहा है, ये बिना पढ़ा हुआ है, ये किसी बुक से रिलेटेड नहीं होगा। फिर ये कह रहे हैं रचनात्मक कार्य आएंगे, ये भी किसी पुस्तक में नहीं मिलने हैं, इसमें रचनात्मकता देखी जाएगी कि आपको संस्कृत में कितनी रचना करनी आती है, कैसे कि खुद से स्वयं से क्या क्या रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। पूर्ण पत्र लेख नियम, आपको पूर्ण पत्र लिखना होगा। ठीक है, क्या करना है, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन आ जाएगा आपका। फिर क्या आ जाएगा, संकेत आधारितम अनुच्छेद लेखन। जैसे एक कहेंगे एक ये विषय है, इस विषय पर आपको संकेत आधारित, यानी यहाँ पे जो कुछ मंजूषा में कुछ आपको संकेत दे दिए जाएंगे या कुछ शब्द दे दिए जाएंगे या पद दे दिए जाएंगे, वो कहेंगे इनके आधार पर आप एक अनुच्छेद बनाओ। जैसे वृक्ष लिख दिया, आपके लिए पर्यावरण लिख दिया, पर्यावरण प्रदूषण लिख दिया, जल प्रदूषण लिख दिया, वायु प्रदूषण लिख दिया, पर्यावरण संरक्षण लिख दिया, ये कुछ शब्द दे दिए आपको। अब आप इससे आप कैसा अनुच्छेद बना सकते हो, आप कहेंगे यहाँ पर वृक्ष है, पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो यानी यहाँ पे आपके दिमाग में एक रूपरेखा बन जाएगी कि आपको जो अनुच्छेद लिखना है वो पर्यावरण के ऊपर लिखना है, तो उनके आधार पर आप एक अनुच्छेद का लेखन करेंगे। फिर जो चौथा प्रश्न जो आपका बनेगा वो होगा हिंदी भाषा व आंग्ल भाषा, यानी हिंदी भाषा के द्वारा इंग्लिश भाषा के द्वारा जो लिखे हुए वाक्यों के सरल संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना होगा। भाई हिंदी या इंग्लिश में वाक्य दिए होंगे, जिस भाषा में आपको सरल तरीके से समझ में आ रहे हैं आप उन वाक्यों को पढ़िए और उनको संस्कृत में परिवर्तित कीजिए, यानी संस्कृत अनुवाद करना आ जाएगा, संस्कृत में वाक्यों का अनुवाद। फिर इसके बाद आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवें में फिर अब शुरू होगा हमारा पठित अवबोधन का पार्ट, यानी अब यहाँ पे आएगा शाश्वती जो आपकी किताब है उसका रोल आ जाएगा। अब यहाँ पे अब हमें किसको उठानी है, इन बाकी के प्रश्नों के लिए अब हमें शाश्वती को उठाना है। उसमें हमें क्या करना है, उसमें जो पाठ निर्धारित किए गए हैं उसी में से, अभी पूरे पाठ नहीं है कि पूरी किताब के आने हैं, उनने संशोधित कर दिया है एनसीईआरटी ने कि आपको टर्म 2 के लिए केवल इतने ही पाठ पढ़ने हैं, 4 या 5 दे दिए हैं आपको, कौन कौन से दिए हैं आगे अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उन पाठों में से एक गद्यांश दे दिया जाएगा जो आपका पढ़ा हुआ होगा, आपने पढ़ रखा होगा, और उस गद्यांश से एक पद का और पूर्ण वाक्य के प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। एक प्रश्न ऐसे, 1-2 प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाएंगे जिनके आपको एक पद में उत्तर देना हो, 1-2 प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाएंगे जिनके आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना हो, और सेम ऐसी ही चीजें पद्यांश और नाट्यांश में से आएंगी, उन्हीं 4-5 पाठों में से जो आपको सीबीएसई ने बताए हैं। ठीक है, और पद्यांश दे देंगे, कहेंगे इसमें पद्यांश दे दिया, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न दे दिया और कहेंगे एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। यहाँ ऐसे नाट्यांश दे देंगे, नाट्यांश में से भी दोनों चीजें पूछ लेंगे, एक पदेन या पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। तो भाई ये हमारी यहाँ पे शाश्वती की किताब को अब हमें पढ़ना शुरू करना है। किन के लिए, इन 5, 6, 7,
8, 9, ये 9 आप यानी 5 जो टॉपिक है, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 टॉपिक के लिए आपको शाश्वती के पाठ पढ़ने होंगे। कौन से पढ़ेंगे अभी अपन देखेंगे। 8वां जो हमारा प्रश्न बनेगा वो आएगा अन्वय लेखन। इन्हीं 4-5 पाठों में जो हमारे कौन सा पद्यांश वाला पाठ होगा, श्लोकों वाला पाठ होगा, सूक्तियों वाला जो पाठ होगा, उसमें से आपको श्लोक उठा दिया जाएगा, अन्वय भी लिख दिया जाएगा और कहेंगे उस अन्वय को आप मंजूषा पद सहायन, मंजूषा में जो पद दिए हैं उनकी सहायता से पूर्ण अन्वय लिखना है। मंजूषा की सहायता लिख के आपको पूर्ण अन्वय कर देना है। ऐसे ही भावार्थ लेखन भी आएगा, उसमें भी मंजूषा में जो पद दिए होंगे उनकी सहायता से आपको भावार्थ पूरा करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 9 आपके पूरे टॉपिक। और उन्होंने कह दिया पुस्तक कौन सी है, आपको शाश्वती पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, शाश्वती पढ़नी है। उसका भी प्रथम भाग है 11वीं के लिए और द्वितीय भाग है शाश्वती का 12वीं के लिए, जो ऐच्छिक में इसको ले लेते हैं। पाठ आपको पढ़ने हैं अपने 5, कितने, जिसमें कि 8वां पाठ पढ़ना है आपको दयावीर कथा वाला, 10वां, 9वां नहीं पढ़ना है, 10वां पढ़ना है कथा माणिक्यम। इसके बाद एकादश में ईशः कुत्रास्ति पढ़ना है, त्रयोदश पाठ आपको सत्वमाहो रजस्तमः पढ़ना है और चतुर्दश पाठ आपको नवद्रव्याणि पढ़ना है। तो 5 पाठ आपको पढ़ने हैं और 5 पाठों में से अब मान लीजिए ये देखिए कितने, चतुर्दश यानी 11वीं की शाश्वती में आपको 14 पाठ है। 14 में से कितने दे दिए, कह रहे केवल 5 पढ़ लीजिए। 5 में से ये 5 प्रश्न बन जाएंगे, 5 प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे। अब ये सिलेबस अपन ने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं और उसको हम हर टॉपिक को कैसे पूरा करें, कितने दिनों में हो सकता है, तो उसके लिए मास्टर प्लान बताते हैं। पहले तो देखिए, आप पढ़ाई का एक तरीका समझिए कि अपन कैसे पढ़ेंगे कि पहले थोड़ा सा हर चीज को पढ़िए, सीधा याद करना शुरू मत कर दिया कीजिए, पहले पढ़िए। अगर आपको 4 दिन भी मिल रहे हैं तो 4 दिन में से 1 दिन उसको पढ़ने के लिए निकालिए, उसके बाद फिर उसके रिवीजन पे आइए। उसको पढ़ लिया, याद किया, उसके बाद फिर रिवीजन किया और 2 दिन अगर रिवीजन कर लिया तो तीसरे दिन प्रैक्टिस आप फटाफट से कर पाएंगे उस चीज की। ठीक है, अच्छा अब हम दिन देख लेते हैं कितने बचे हैं। यहाँ तक कि अपन ने मोटा मोटा हिसाब लगाया है कि मान लीजिए 31 दिन तो हमें मिल रहे हैं जनवरी के और फरवरी के भी हम 10 दिन मान लेते हैं। भाई 15 से शुरू हो, अच्छी बात है, 5 दिन और मिल जाएंगे। लेकिन अपन ने एक कैलकुलेशन किया, मोटा मोटा हिसाब लगाया, क्योंकि भाई ये स्कूल्स लेती हैं परीक्षाएं, तो टर्म 2 का एग्जाम वो कब लेना चाह रही हैं ये उन पर निर्भर करता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, ये उनकी इच्छा होती है। तो अपन ने मान लिया कि 41 दिन अपन को मिल रहे हैं और अब इन 41 दिनों में अपन इन 10, अब आप कहोगे टॉपिक तो 9 है, तो 9 में से अपन क्या करेंगे, इन 9 पार्ट को हम कैसे डिवाइड करेंगे देख लेते हैं। 9 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 4-4 दिन तो मिलेंगे ही साथ साथ में, क्योंकि भाई अगर 40 दिन को 40 अपन 41 दिन को भी अपन मान लिया कि 40 दिन ही है हमारे पास, तो एक आध दिन चलो किसी दिन चला गया नहीं पढ़ पाए तो अपन 40 मान लीजिए। और अपने पास कितने हैं टॉपिक, अगर 10 भी होते तो एक टॉपिक के लिए आपको 4 दिन मिल रहे थे, लेकिन यहाँ तो टॉपिक हो गए हैं 9, यानी अगर एक टॉपिक के 4 दिन माने जाएं तो हमारे पास इन 9 टॉपिक में भी जोड़ने के लिए 4 दिन बच जाते हैं, 4 अपने बन जाएंगे। यानी 36 दिन में 4-4 दिन दे दिए जाएं तो 36 दिन में अपने 9 टॉपिक पूरे हो सकते हैं और फिर भी आपके पास 4 या 5 दिन बचेंगे, जिनमें कि 4-5 दिनों में भी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो देखिए अपन कैसे करेंगे। अपन पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अपठित गद्यांश है, पत्र है, अनुच्छेद है, संस्कृत भाषा का अनुवाद है, गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे, नाट्यांश आएंगे। ये पढ़ी हुई चीजें हैं, ये सब इनके लिए ये 5 पाठ लिखे हुए हैं। इन पाठ 5 में से ये 5 चीजें अपनी आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं डेट। हमने एक तरह से मोटे मोटे हिसाब करके इसको अपन ने 4-4 दिनों में डिवाइड कर लिया कि 1 से 4 जनवरी तक अपन अपठित बोधन पढ़ लेते हैं। लेकिन उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी अभी से। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि नहीं अरे संस्कृत है हो जाएगा, लेकिन नहीं, विषय है, स्कोरिंग है जो आपको मार्क्स लाने के लिए धक्का मारेगा और आपके ऊपर पहुंचेंगे, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं।
तो फिर क्या करना है, हमें उसके लिए भी रोज का 1-1 घंटा निकालना है। 1 घंटा भी निकालेंगे बहुत है। आप 5 से 9 जनवरी तक ले लीजिए कि हमें पत्र लेखन करने हैं। इसमें एक दिन बैठ के 2-4 पत्रों को पढ़ लीजिए, दूसरे दिन फिर उनका रिवीजन कीजिए और तीसरे दिन फिर प्रैक्टिस कर लीजिए 3-4 दिन। 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं है कि हो ना सके। फिर 10 से 13 जनवरी तक 4 दिनों में आप अनुच्छेद लेखन देख लीजिए। अनुच्छेद लेखन के भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे और आपको अनुच्छेद लेखन के जैसे आपके देखिए हर स्कूल में टीचर्स अलग अलग होते हैं, वो आपको अनुच्छेद कौन कौन से करवा रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से आपके पास अगर हम तो जो बताएंगे जो आने लायक हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, संभावित हैं, वो हम आपको करवाएंगे ही। साथ साथ में अगर वो ना भी आए, अगर वो टॉपिक ना भी आए, तो हम आपको तरीका सिखा देंगे अनुच्छेद लिखने का। तो जिससे कि अगर आपको अलग से ही आ जाए, बिल्कुल अलग टॉपिक आ जाए, तो अनुच्छेद लेखन का अगर आपको तरीका आता होगा तो आप आसानी से अनुच्छेद लेखन कर पाए। उस टॉपिक के छोटे छोटे से शब्दों को उठाकर भी आप अपने आप से ही 5 वाक्य बना देंगे, आप अनुच्छेद लेखन कर देंगे। फिर इसके बाद आप चलिए 14 से 17 जनवरी तक आप संस्कृत भाषा का अनुवाद सीखिए। ठीक है, 4 दिन दे दीजिए कि हमें 4 क्या 5 दिन ले लेना है, एक और दिन ले लेना, क्योंकि अपने पास 10 फरवरी तक के टाइम बचेगा अपने पास। तो हम क्या करेंगे, इनमें संस्कृत भाषा का अनुवाद कर लेंगे 4 दिनों में। फिर इसके बाद चलिए गद्यांश पर चलिए। फिर शेमुशी, अपनी शेमुशी हमारी 10वें में चलती है, ये हमारी है शाश्वती। इसमें 18 से 21 तक उठा लीजिए, गद्यांश वाले पाठ पढ़ लीजिए। 5 में से भाई 2 अपने गद्यांश के होंगे, 2 नाटक के होंगे, 1 आध पद्यांश का होगा, ऐसे ही डिवाइड है अपने 5 पाठ। तो उसमें से एक अपन क्या करेंगे, 4 दिन में गद्यांश वाले पाठ पढ़ लेंगे, 4 दिन में पद्यांश के पढ़ लेंगे और 4 दिन में नाट्यांश के पढ़ लेंगे। तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमारी 29 जनवरी तक हम अपने यहाँ ये चीज़ें पूरी कर लेंगे। फिर 2 बस चीज़ें बचती हैं, अन्वय और भावार्थ। तो 4-4 दिन बहुत होते हैं अन्वय और भावार्थ को करने के लिए, आराम से कर लेंगे। बिल्कुल श्लोक पढ़ा, हम आपको वीडियो भी ऐसे बना के देंगे कि जिससे कि आपने श्लोक पढ़ा, उसके साथ में आपको अन्वय और भावार्थ आपको साथ में ही याद हो जाए, दोनों चीजें। फिर इसके बाद देखिए, अगर 6 फरवरी तक हो पाता है और जब तक आपकी एग्जाम की डेट आएगी, हो सकता है 10 से शुरू हो, 12 से शुरू हो या कितने से भी शुरू हो, तब तक अब आपके पास इतने दिन मिल जाएंगे कि आप इन 9 टॉपिक को फिर से एक एक बार दोहरा सकोगे, फिर से एक एक बार आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। डेली का 1 घंटा निकाल लीजिए, 1 घंटा निकालेंगे, आप देखिएगा कि एग्जाम टाइम पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा और आप इतना अच्छा करके आएंगे। क्योंकि जब घबराहट में हम पढ़ते हैं तो गलतियां बहुत होती हैं, हमें घबराहट नहीं करनी है, इस चीज़ को प्लानिंग करके बनानी है अपनी, है ना। प्लानिंग करके किसी चीज़ को करेंगे ना तो वो आसान हो जाएगी और एकदम सारी चीज़ों का फिर लगेगा अरे अन्वय कर लिए, भावार्थ नहीं पढ़ पाए, भावार्थ रहेगा ये नहीं कर पाए, ये नहीं। यहाँ पे अब आपको जब आप 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं पढ़ाई को, तो फिर आपको 6 फरवरी तक देखिए 4-4 दिन में ही आप सारे टॉपिक को निपटा लोगे। एक एक दिन एक्स्ट्रा भी लग जाएगा, तब भी 10 फरवरी तक एनी हाउ आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। 9 टॉपिक आने हैं, ज़्यादा आने नहीं है। ठीक है, और इसके लिए हम प्रोवाइड आपको क्या करवाएंगे कि जो जैसे आपकी जो पुस्तक है उसमें टर्म 2 में कैसा पैटर्न आएगा, किस तरह से गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आएंगे, पद्यांश से जुड़े हुए आएंगे, उनसे जुड़े हुए उसी पैटर्न पे आधारित हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। 1 शॉट रिवीजन ऐसे हो जाएंगे कि 1 शॉट रिवीजन में आपको जैसे कि पत्र हैं, 2-4 तरह के अलग अलग पत्र की वीडियो न बना के 1 शॉट रिवीजन में एक ही बार में जितने पत्र आपके लिए जैसे लग रहा है कि हाँ ये आ सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, तो अपन उनका तरीका सीख लेंगे 1 शॉट रिवीजन में। ऐसे ही अपना अनुच्छेद का भी तरीका सीख लेंगे 1 शॉट में, है ना। फिर इसके बाद सैंपल पेपर जैसे अपने आते आए हैं सैंपल पेपर, हालांकि एनसीईआरटी में अभी जैसे 9th क्लास का जब टर्म 1 हुआ था तो उसके लिए कोई भी सैंपल पेपर नहीं था, लेकिन जो तरीका होता है वो जैसे 12th का सैंपल पेपर होता है वैसे उसी आधार पर ही 11th का भी पेपर बनता है। तो अपन अपनी तरफ से सैंपल पेपर अपन बना के सॉल्व करेंगे उसको कि भाई कैसा पेपर आ सकता है आपका टर्म 2 का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर, पढ़ते रहिएगा, संस्कृत को भूलना नहीं है, अगर ली है तो उसको हमें अच्छे से पढ़ना है जिससे कि अच्छे मार्क्स उसमें हम ला पाए।
ठीक है। और ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं है सिलेबस कि हम उसके 5 पार्ट, जहाँ देखिए हम इतना सारा पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का थोड़ा थोड़ा सा तो हम पढ़ ही सकते हैं, है ना। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पर भी आसानी से मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाएंगे, magnetbrains.com लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे वो क्लास हो जाएगी ओपन। मान लीजिए क्लास 10th किया है तो क्लास 10th के सब्जेक्ट्स आ गए हैं, 11th का करेंगे तो 11th के आ जाएंगे। अभी हालांकि अभी संस्कृत आपको नहीं दिखेगा क्योंकि शुरुआत नहीं हो पाई थी। प्लानिंग तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे, अपना जो न्यू सेशन होगा उससे शुरू करेंगे, लेकिन टर्म 2 में भी बच्चों की संस्कृत आनी है 11th-12th वाले बच्चों के लिए। तो इसीलिए टर्म 1 के अभी जितने पार्ट हैं उनको छोड़कर अभी फोकस करना है हमें कि टर्म 2 के लिए बच्चों की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो ये सारे अब आपके यहाँ पर हम हमारे जैसे ही वीडियोस आपके लिए बनने लगेंगे, यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके सामने यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट दिख जाएगी। तो आप 11th क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए ही अलग अलग बनेंगे वीडियोस, ठीक है। जो अगर कॉमन टॉपिक होंगे, कॉमन टॉपिक जैसे अपना पत्र लेखन हुआ या फिर अपना अनुच्छेद लेखन हुआ, कोई जैसे कॉमन टॉपिक है, संस्कृत भाषा अनुवाद है, अपठित गद्यांश है, ये एक तरह से कैसे हैं, कॉमन है। अपठित तो चाहे हम कोर के लिए बनाए या इलेक्टिव के लिए बनाए तो दोनों ही चीजें एक ही बात है, क्योंकि अपठित तो बिना पढ़ा हुआ होगा, उसमें तो हमें केवल प्रैक्टिस करनी है, उसमें हमें केवल सीखना है ना। तो वो तो दोनों के लिए समान चीज़ें बन जाएंगी अपनी। ऐसे ही भाई अगर संस्कृत भाषा अनुवाद के लिए वीडियो बनाया तो वो दोनों के लिए ही समान होगा। उसमें संस्कृत भाषा ऐसा तो नहीं है कि कोर वालों के लिए कोई अलग तरह से आए और इलेक्टिव वालों के लिए कुछ अलग तरह से आएंगे, ऐसा तो होंगे नहीं भाई। हिंदी के वाक्य होंगे, संस्कृत में परिवर्तित करना होगा, तो ये दोनों के लिए समान होंगे ये चीज़ें। तो कॉमन वीडियोस में भाई हम जो होगा अपठित गद्यांश या अनुचित, तो उसमें हम लिख भी देंगे कि अब ये दोनों के लिए है, कोर और इलेक्टिव वाले सब बच्चे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए समान आ जाएंगी। तो ये सारी लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिलती जाएगी जो भाई टॉपिक वाइज होगी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना, चैप्टर 6 लिखा है 8 लेक्चर, तो ऐसे हर चैप्टर को या हर एक टॉपिक को यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है कि इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसी से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ऐसा नहीं कि आपको भटकना पड़े इधर उधर, ठीक है। तो इस तरह से आप जिस वीडियो को क्लिक करेंगे तो अपना वीडियो ओपन हो जाएगा और आसानी से आप पढ़ पाएंगे। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अब अपने टर्म 2 के वीडियोज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।